नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य रूप से हम शिक्षण को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? शिक्षण को। जहां भी शिक्षण लिखा जाता है वहां साथ में क्या लिखा जाता है? अधिगम। क्योंकि शिक्षण है तो अधिगम है। वो शिक्षण शिक्षण नहीं कहलाता जिसमें बच्चा अधिगम ना करे। इसीलिए शिक्षण और अधिगम को एक ही संप्रति स्वीकार किया जाता है। तो शिक्षण हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग। तो सामान्य शब्दों में तो शिक्षण से तात्पर्य होता है शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का शिक्षण करवाना, विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण। जब शिक्षक शिक्षण कराता है तो बच्चा क्या करता है? अधिगम। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो शिक्षण शिक्षण नहीं कहलाएगा यदि बच्चा अधिगम ना करे। तो शिक्षण में अधिगम जरूरी है। शिक्षण में अधिगम जरूरी है, लेकिन अधिगम के लिए शिक्षण जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। शिक्षण में तो अधिगम जरूरी है, लेकिन अधिगम के लिए शिक्षण जरूरी नहीं है। अधिगम तो अधिगम है, और अधिगम टॉपिक तो पूरा मैं विस्तृत तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। तो शिक्षण में अधिगम जरूरी है, लेकिन अधिगम के लिए शिक्षण जरूरी नहीं है। अधिगम तो कहीं से भी कैसे भी किया जा सकता है। तो सिंपल सामान्य शब्दों में शिक्षण से तात्पर्य शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही समझा जाता है। क्लियर? तो शिक्षण कराता है जब टीचर, तो बच्चे क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे शिक्षण के अर्थ की। शिक्षण का संकुचित अर्थ भी होता है और शिक्षण का व्यापक अर्थ भी होता है। एक अर्थ शिक्षण का कौन सा होता है? एक अर्थ होता है संकुचित। ठीक है, एक अर्थ तो संकुचित अर्थ होता है और एक होता है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ की यदि मैं बात करूं तो संकुचित अर्थ के अंतर्गत कौन सी शिक्षा आ जाती है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का नाम आपने सुना होगा। संकुचित अर्थ की मैं बात करूं तो संकुचित अर्थ के अंतर्गत कौन सी शिक्षा आती है? औपचारिक शिक्षा। किसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा? औपचारिक शिक्षा जहां निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित विधियों के माध्यम से जहां शिक्षण कराया जाता है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है? विद्यालय। मुख्य साधन क्या होता है? विद्यालय। और विद्यालय में अहम भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। ठीक है, शिक्षण के संकुचित अर्थ में हम औपचारिक शिक्षा को लेते हैं। औपचारिक शिक्षा जहां निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित विधियों के माध्यम से बालक को शिक्षण कराया जाता है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन विद्यालय होता है। विद्यालय में मुख्य भूमिका किसकी होती? शिक्षक की। व्यापक अर्थ की मैं आपसे बात करूं तो व्यापक अर्थ के अंतर्गत औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक जहां कोई निश्चित समय, निश्चित विधियां, निश्चित स्थान नहीं होता, कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर लेना अनौपचारिक शिक्षा। और पता होगा आपको कि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या माना जाता है? परिवार। और परिवार में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? माँ की। माँ की अहम भूमिका होती है। बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। बालक में अच्छे संस्कारों का निर्माण कौन करती है? माँ। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या मानी जाती है? परिवार। तो अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? परिवार। और परिवार में मुख्य भूमिका किसकी होती है? माँ की। तो सिंपल वे में ध्यान रखेंगे, संकुचित अर्थ जो होता है, संकुचित अर्थ में केवल और केवल औपचारिक शिक्षा आती है, और व्यापक अर्थ में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा आती है। यहां तक की बात क्लियर हुई? एक बार फिर देख लीजिए। इधर देखिए, शिक्षण का अर्थ। ठीक है, शिक्षण का अर्थ संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में क्या आ जाएगी? औपचारिक शिक्षा। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, संकुचित अर्थ में कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा। और व्यापक अर्थ में औपचारिक भी आएगी और अनौपचारिक शिक्षा भी आएगी।
औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? विद्यालय। और विद्यालय में मुख्य भूमिका किसकी है? शिक्षक की। ठीक है, ये संकुचित अर्थ हो गया जिसमें औपचारिक शिक्षा आती है, और औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन विद्यालय, और विद्यालय में अहम भूमिका किसकी है? शिक्षक की। व्यापक अर्थ में औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। औपचारिक का तो आपको पता ही है, मुख्य साधन विद्यालय, मुख्य भूमिका किसकी? शिक्षक की। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? परिवार, जिसमें अहम भूमिका किसकी होती है? माँ की। तो यहाँ केवल ध्यान रखना, संकुचित अर्थ होता है, एक व्यापक अर्थ होता है। मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है? संकुचित अर्थ में तो कौन सी शिक्षा आ जाएगी? औपचारिक, जबकि व्यापक अर्थ के अंतर्गत औपचारिक व अनौपचारिक। इतनी बात क्लियर? अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है या त्रिमुखी प्रक्रिया है? द्विमुखी या त्रिमुखी? तो आप जवाब देंगे त्रिमुखी प्रक्रिया। लेकिन एडम्स महोदय ने, किसने? एडम्स महोदय ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। द्विमुखी जिसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी। एडम्स महोदय ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, शिक्षक और शिक्षार्थी। सिंपल ध्यान रखना, द्विमुखी प्रक्रिया। और द्विमुखी प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस, द्विमुखी प्रक्रिया। ठीक है, सिंपली ध्यान रखना, एडम्स महोदय ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। द्विमुखी में कौन कौन आ जाएंगे? शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, जबकि जॉन डीवी व रायबर्न ने, किसने? जॉन डीवी व रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। कौन सी प्रक्रिया? त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। ठीक है, त्रिमुखी प्रक्रिया, ट्राइपोलर प्रोसेस। त्रिमुखी में शिक्षक आ गया, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी। आप बताइए अंतःक्रिया किस किस के बीच होती है? शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों के बीच क्या होती है? अंतःक्रिया। किसको लेकर अंतःक्रिया होती है? पाठ्यक्रम को लेकर। किसको लेकर? पाठ्यक्रम। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया किसको लेकर होती? पाठ्यक्रम को लेकर। सिंपल वे में ध्यान रखना है, यहाँ भी जॉन डीवी व रायबर्न ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना या त्रिमुखी? त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, ट्राइपोलर प्रोसेस माना है, और त्रिमुखी में आ जाएंगे शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। ठीक है, तो अगर अब हम इनकी चर्चा करें, किसकी? सबसे पहले हम शिक्षक की चर्चा करें तो सुनिए, शिक्षक की चर्चा। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षक। याद रखना, शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी, महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षक। तो शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी शिक्षक होता है। प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो प्राचीन समय में एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का ज्ञान होना ही पर्याप्त था। लेकिन आज एक सफल शिक्षक को केवल विषय का ज्ञान होने से ही काम नहीं चलता। आज एक शिक्षक को विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तब जाकर आज का शिक्षक माना जाता है एक सफल शिक्षक। तो वर्तमान समय में केवल और केवल विषय का ज्ञान होने से काम नहीं चलता, बल्कि वर्तमान समय में एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होगा, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होगा, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होगा, शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा। तब जाकर एक शिक्षक माना जाएगा सफल शिक्षक। शिक्षक के बारे में फ्रोबेल ने कुछ कहा था, जानते होंगे आप कि फ्रोबेल ने क्या कहा। फ्रोबेल का कहना है कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। बालोद्यान, बालोद्यान का कुशल माली है। बालोद्यान यानी बगीचा। फ्रोबेल ने शिक्षक को एक माली की उपाधि दी है।
और बालोद्यान क्या है? बगीचा। और आप सब बच्चे क्या हैं? फूल। माली जितना अच्छा फूलों का ध्यान रखेगा, जितना अच्छा बगीचे का ध्यान रखेगा, उतने अच्छे से फूल खिल उठेंगे। और यदि माली ने ध्यान नहीं रखा तो वो फूल मुरझा जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, टीचर जितना अच्छा बच्चों का ध्यान रखेगा, जितने अच्छे से बच्चों को एजुकेशन देगा, तो ये बच्चे, ये फूल उसी प्रकार से खिल उठेंगे, वरना मुरझा जाएंगे। किसका कहना है? फ्रोबेल का। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। एक नाम सुना होगा आपने, रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कहना है शिक्षक के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि शिक्षक उचित शिक्षण तभी करा सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यदि एक शिक्षक अपने विषय अध्ययन को समाप्त कर देता है, उसका आदान प्रदान नहीं करता, तो ऐसा शिक्षक कभी भी बच्चों में जागृति नहीं ला सकता, और ऐसा शिक्षक बच्चों के मस्तिष्क को बोझिल करता है। ये कहना है किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एक शिक्षक को पूरी उम्र विद्यार्थी बने रहना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए। कुछ शिक्षक होते हैं, ज्ञान ले लिया कि बस अब मुझे और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, अब मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, उन शिक्षकों के शिक्षण कार्य में दिनों दिन गिरावट आती चली जाती है। लेकिन जो शिक्षक पूरी उम्र विद्यार्थी बना रहता है, जो शिक्षक पूरी उम्र अध्ययन करता रहता है, ऐसा ही शिक्षक हमेशा बच्चों में जागृति ला सकता है। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। किसका कहना है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो शिक्षक के बारे में इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षक है। क्या आज केवल विषय वस्तु के ज्ञान होने से काम चल जाता है? नहीं, आज एक शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। किसने कहा? फ्रोबेल ने। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, शिक्षक की बात में इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। शिक्षक के बाद अब हम बात करते हैं किसकी? शिक्षार्थी, लर्नर, अध्येता की बात करते हैं हम, शिक्षार्थी की बात करते हैं। तो वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन बालक के लिए और बालक के अनुसार किया जाता है। आज बालक शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है, जिसके चारों ओर शिक्षण प्रक्रिया घूमती है। तो कहने का मतलब ये कि पूछ लिया जाए शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु कौन है, तो बालक है। और वर्तमान समय में पूरी जो प्लानिंग होती है, नियोजन होता है शिक्षा का, वो बच्चे को लेकर होता है, बच्चे के अनुसार होता है। तो बालक को शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। जब बालक अध्ययन करता है तो उसका जीवन कहलाता है अध्येता जीवन, और अध्येता जीवन पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण काल होता है। याद रखना बच्चों, इस अध्येता जीवन में जितना अच्छा अध्ययन कर लोगे, जितनी अच्छी पढ़ाई कर लोगे, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। कर लो अभी तपस्या, क्योंकि वैसे भी अध्येता जीवन, विद्यार्थी का जीवन तपस्वी के समान होता है। जितनी कठिन तपस्या भी कर लोगे, पूरा जीवन एंजॉय करोगे, और अभी एंजॉय किया तो पूरे जीवन तपस्या करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, विद्यार्थी का जीवन तपस्वी के समान होता है। कैसे? 5 विशेषताएं मानी जाती हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि नौकरी चाहिए तो चाहिए, भूल जाओ सब कुछ, कब तक? जब तक मंजिल ना मिल जाए। मत अटेंड करो कोई शादी, मत अटेंड करो कोई पार्टी, समय को बर्बाद मत करो। सबसे पहले अपने लक्ष्य पर निशाना साधो और उसे प्राप्त करके रहो। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। बगुले जैसा ध्यान, बिल्कुल एकाग्रचित्ता, बिल्कुल ध्यान कि बोल अर्जुन तेरा ध्यान किस ओर है, कि मछली की आंख की तरफ।
ये ध्यान होना चाहिए। कहीं ध्यान मत लगाओ, अभी मत पड़ो बेकार की बातों में। सबसे पहले अपने लक्ष्य को टारगेट करो बच्चों, क्योंकि उगता हुआ सूरज बनना है। उगता हुआ सूरज बन पाओगे तो पूरी दुनिया सलाम करेगी, नहीं बन पाओगे तो कोई भी पूछेगा नहीं। तो काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी हल्की नींद होनी चाहिए। ये नहीं कि दिन में 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए सोए और आप 10 घंटे या 5 घंटे बाद उठ रहे हैं, नहीं। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी हल्की नींद होनी चाहिए कि तुरंत नींद खुल जाए और पढ़ाई में जुट जाए। अल्पाहारी, कम खाया करो। कुछ होते हैं ऐसे नाप कर खाते हैं, एक जगह छाछ पी जाते हैं और फिर आराम से सोते हैं, फिर शिकायत करते कि क्या करें, नींद ही बहुत आती है। बेटा इतना इतना खाओगे तो नींद तो आएगी ना। अल्पाहारी होना चाहिए। उस खाने को टुकड़ों में बांट करके खाओ ताकि आंखें भारी ना हो, नींद ज्यादा ना आए। गृह त्यागी, बिल्कुल घर त्याग कराते हो ना आप। अभी तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म आ गया, वरना तो ऑफलाइन पढ़ने आते थे, भाग कर आते थे, घर छोड़ करके आते थे, क्योंकि वैसे भी घर में पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने अपने घर को त्याग कर, अपने वृद्ध जनों को त्याग कर, कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को त्याग करके पढ़ने के लिए आते हैं। तो तपस्या ही तो करते हो आप, कोई बात नहीं, कर लो अभी तपस्या। जितनी अच्छी तपस्या कर लोगे ना, आगे का जीवन उतने ही अच्छे से क्या कर पाओगे, एंजॉय। तो बिल्कुल विद्यार्थी जीवन की कितनी विशेषताएं होती है? 5, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी आपको, घबराना मत, हम लिखा हुआ कहीं सब कुछ मिलेगा। फोकस करो ध्यान से सुनने पर और समझने पर, ठीक। तो शिक्षक की बात कर चुके हैं, शिक्षार्थी की बात कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी? पाठ्यक्रम की। तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया किसको लेकर होती है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम वो साधन है जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का क्या करता है? दिशा निर्देश करता है। पाठ्यक्रम वो दौड़ का मैदान है जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता रहता है। तो ये क्या है? पाठ्यक्रम। शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो जॉन डीवीवर रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अर्थ हमने समझा है शिक्षण का, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, सिंपल, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक। अर्थ को समझने के बाद अब हम बात करेंगे शिक्षण की परिभाषाओं की। तो आगे देखते हैं हम शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण की परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। पहली परिभाषा B.O. स्मिथ के अनुसार, किसके अनुसार? B.O. स्मिथ के अनुसार। B.O. स्मिथ का कहना है कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। किसने कहा? B.O. स्मिथ की शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। किसने कहा? B.O. स्मिथ। B.O. स्मिथ की दूसरी परिभाषा है कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य के साथ करवाया जाता है, तो शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। तो B.O. स्मिथ की 2 परिभाषा ध्यान रखना। पहली परिभाषा में क्या कहा B.O. स्मिथ ने? कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, और दूसरी बात कही है क्या? कि शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, ठीक है। तीसरी परिभाषा देखिएगा, हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अनुसार। हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग में क्या परिभाषा दी गई शिक्षण की? शिक्षण एक प्रकार का अंतरवैयक्तिक प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? अंतरवैयक्तिक प्रभाव, जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाता है। सिंपली ध्यान रखना, हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग में शिक्षण को एक अंतरवैयक्तिक प्रभाव माना है। ये जो शब्द है अंतरवैयक्तिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल। 2 शब्द पढ़ेंगे आप आगे, एक होता है अंतरवैयक्तिक और एक होता है अंतरावैयक्तिक। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। अंतरवैयक्तिक का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना,
दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करना। तो बिल्कुल शिक्षण एक प्रकार का अंतर्वैयक्तिक प्रभाव है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। ये परिभाषा आप ध्यान रखेंगे हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बट का कहना है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, अधिगम हेतु प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। ठीक है, किसने कहा? बट ने। अधिगम हेतु प्रेरणा प्रदान करता है शिक्षण, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। थाइन का कहना है कि अधिगम में वृद्धि करना ही क्या है? शिक्षण है। ये किसने कहा? थाइन ने, कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। हफ तथा डंकन ने शिक्षण के 4 चरण बताए हैं। हफ तथा डंकन ने क्या कहा? कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। 4 चरण कौन कौन से बताए हैं? देखिए, योजना, निर्देशन, मापन व मूल्यांकन। ध्यान रखना, सबसे पहले शिक्षण में योजना बनाई जाती, प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को गाइड किया जाता है, बच्चों को निर्देशन दिया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है। फिर उसका क्या होता है? मापन, और मापन के बाद मूल्यांकन। हफ तथा डंकन के अनुसार 4 चरण ध्यान रखने हैं, योजना, निर्देशन, मापन व मूल्यांकन। ठीक है। I.K. डेविस ने भी शिक्षण की 4 अवस्थाएं बताई है। नियोजन, योजना कह दो या नियोजन एक ही बात है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लानिंग। ठीक है, योजना कह दो या नियोजन। तो सबसे पहले क्या की जाती? प्लानिंग। फिर प्लानिंग के साथ पूरे मैटर को व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थित किया जाता है। फिर उस मैटर का अग्रसरण किया जाता है, उसे प्रोसीड किया जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है। और नंबर 4 है नियंत्रण। नियंत्रण कैसे? एक शिक्षक को अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। कैसे नियंत्रण? कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक पर बोलने के लिए शिक्षक के पास काफी कुछ होता है। एक टॉपिक पर 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन बोला जा सकता है, लेकिन ना बोलें, उतना ही बोलें जितनी आवश्यकता है। यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ टीचर की मेरे पास इतना सारा ज्ञान है तो मैं सारा उलेट दूं एक ही टॉपिक पर, नहीं। बच्चे को आवश्यकता अनुसार दो ताकि बच्चा सटीक पढ़ाई कर सके, बहुत जरूरी होता है। टीचर को कंट्रोल करना होता है। अगर टीचर कंट्रोल नहीं करेगा तो हो सकता है जो 2 महीने का कोर्स है उसमें 6 महीने लग जाएं, और लगते हैं। आपने देखा होगा कई टीचर या कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपसे नाम लिया जाता होगा 3 महीने में कोर्स हो जाएगा और 6 महीने तक कोर्स नहीं होता। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि कुछ टीचर जिनकी क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए 50 क्लास में, तो एक ही क्लास में वो 10 घंटे का समय ले लेते हैं, बहुत उद्गार व्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब है नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो I.K. डेविस के अनुसार ध्यान रखना, शिक्षण की 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 व्यवस्था, नंबर 3 अग्रसरण, नंबर 4 नियंत्रण। ठीक है, परिभाषाओं की चर्चा हुई और परिभाषाओं के बाद बात आती है किसकी? विशेषताओं की, प्रकृति की। तो आप मुझे बताइए, शिक्षण की बात कर रहे हैं हम, क्या शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया है? यस। पूछ लिया जाए शिक्षण औपचारिक होता है या अनौपचारिक? दोनों। शिक्षण में दोनों आएंगे, शिक्षण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। ठीक है। पूछ लिया जाए शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है या त्रिमुखी? तो शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचारात्मक विधि है। पहले निदान होता है, उसके बाद शिक्षण की सहायता से क्या होता है? उपचार होता है। इसके अलावा और क्या कहेंगे हम शिक्षण को? शिक्षण के द्वारा बालक वातावरण में समायोजन करने योग्य हो जाता है। तो शिक्षण की ढेरों विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं आगे हम चर्चा करते हैं। शिक्षण की प्रकृति कह दो या विशेषताएं। तो देखिए, शिक्षण एक अंतः क्रिया है। एक एक बात को समझना है, यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा। ये सारी बातें केवल सुनने की और समझने की है। अंतः क्रिया, इंटरेक्शन
और अंतः क्रिया किस किस के बीच होती है? शिक्षक और शिक्षार्थी। तो शिक्षण क्या है? एक अंतः क्रिया है। शिक्षण एक सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसने कहा था? बियो स्मिथ ने भी यही कहा था कि शिक्षण एक सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य होता है शिक्षण का। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। जब बच्चे को शिक्षण कराया जाता है तो शिक्षण उसके विकास में सहयोगी होता है। तो शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। तो याद रखना, शिक्षण को कला व विज्ञान दोनों माना गया है। शिक्षण कराना एक कला है। जरूरी नहीं है कि हर डिग्रीधारी, हर क्वालिफाइड व्यक्ति बच्चों को उचित प्रकार से शिक्षण करा सके, ऐसा जरूरी नहीं है। शिक्षण को विज्ञान के साथ साथ कला भी माना गया है। शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण कैसे होता है? आमने सामने शिक्षण होता है। शिक्षण एक उपचार विधि, और उपचार से पहले क्या होता है? निदान। याद रखना, बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। किसे कहते हैं निदान? कोई भी समस्या है तो समस्या के कारण को जानना क्या कहलाता है? निदान। और उसे दूर करना क्या कहलाता है? उपचार। तो शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण के अंतर्गत निर्देशन भी आता है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक बता चुकी हूं, दोनों आएंगे शिक्षण में, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा किसका निर्माण होता है? कौशल का। शिक्षण का कार्य ज्ञान में विकास करना है। जब शिक्षण करवाया जाता है तो बच्चों के ज्ञान में क्या होता है? विकास। शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। शिक्षण से बच्चों को ज्ञान होता है और बच्चा वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। शिक्षण पथ प्रदर्शन है। शिक्षण के द्वारा बच्चों का पथ प्रदर्शित होता है। तो शिक्षण पथ प्रदर्शन है। शिक्षण एक प्रेरणा है। ठीक है, शिक्षण को एक प्रेरणा भी माना गया है। शिक्षण पथ प्रदर्शन के साथ क्या है? शिक्षण को एक प्रेरणा भी माना गया है। ये एक तार्किक क्रिया भी है। शिक्षण क्या है? एक तार्किक क्रिया भी है। शिक्षण के द्वारा बालक तर्क वितर्क करने योग्य हो जाता है। त्रिमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी नहीं बताओगे, त्रिमुखी बताओगे। द्विमुखी तो कब बताओगे? जब एडम्स महोदय पूछा जाए कि एडम्स महोदय के अनुसार शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, तो जवाब देना द्विमुखी, शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन जॉन डीवी और रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना था, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो नॉर्मल वे में पूछा जाए कि शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, तो क्या जवाब दोगे? त्रिमुखी। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण में सुधार भी किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण छात्र और अध्यापक के मध्य स्वस्थ व मधुर संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल, छात्र व अध्यापक के मध्य। ये तो बिल्कुल ऑनलाइन टीचिंग चल गई है, वरना शिक्षण तो होता है आमने सामने बैठे हुए होते हैं। आमने सामने बैठे हुए होते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी, और दोनों को एक दूसरे से एनर्जी मिलती है। टीचर एनर्जी के साथ पढ़ाता है तो बच्चे एनर्जेटिक हो जाते हैं, और जब टीचर बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता है, उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनता है, तो टीचर भी एनर्जेटिक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, शिक्षण के द्वारा शिक्षक और छात्र के मध्य बहुत अच्छे संबंध, बहुत मधुर संबंध और स्वस्थ संबंध स्थापित होते हैं। किसी भी प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना होता है। बता चुकी हूं मैं, वो शिक्षण नहीं कहलाता जिसमें बच्चा अधिगम ना करे, क्योंकि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना होता है। दूसरे शब्दों में, जहां शिक्षण दिया जाता है वहां अधिगम क्रियाएं अवश्य होती है। अतः आधुनिक शिक्षाविदों ने शिक्षण व अधिगम को एक ही संप्रत्यय स्वीकार किया है, क्योंकि जहाँ शिक्षण होता है वहाँ अधिगम क्रियाएं अवश्य होती हैं। ठीक है, तो ये चर्चा हुई शिक्षण की प्रकृति की, शिक्षण की विशेषताओं की। तो केवल पढ़ना है, ध्यान से समझना है, रटना नहीं है। वापस एक बार सुन लो। क्या शिक्षण आमने सामने वाली क्रिया है? यस। क्या शिक्षण अंतः क्रिया है? यस। अंतः क्रिया किस किस में होती है? शिक्षक और शिक्षार्थी में।
शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है या त्रिमुखी? त्रिमुखी। औपचारिक अनौपचारिक दोनों।